हाँ? तो सबसे पहले देखते हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। ठीक है, तो ये वाला मैंने क्लास में भी करवाया था, ये वाला मैंने क्लास में भी करवाया था। ठीक है, कि हमारे पास कितने 8 एग्जामिनेशन पेपर है और हमें क्या करना है कि हमें उनको अरेंज करना है सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। तो मैंने क्या बोला था कि टोटल केसेस निकाल लो, उनमें से वो वाले केसेस हटा दो जिसमें वो एक साथ आ रहे हो। तो टोटल केसेस कितने होंगे, टोटल हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल। ठीक है, और मैंने बोला कि वर्स्ट और बेस्ट अगर साथ में है, जो वो टुगेदर वाले केसेस हैं, तो उनको अगर आपको साथ में रखना पड़ेगा तो दो को आप एक बॉक्स में डाल दोगे। अब कितनी यूनिट हो गई, 7 यूनिट को अरेंज करोगे तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल उसका इंटरनल अरेंजमेंट। ठीक है, ये आ गया। तो अब आपके जो रिक्वायर्ड केसेस होंगे वो कौन से हो जाएंगे, रिक्वायर्ड केसेस हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां से 7 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिख भी रहा होगा आंसर। अब आंसर भी देख रहे हो किस तरीके से उसने लिख रखा है, फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख रखा है, तुम्हें ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट है द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर। हो सकता है तुम में से किसी ने, कुछ बच्चों ने वेक्टर और 3D यहां ना पढ़ा हो, पहले पढ़ रखा हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे, बाकियों ने पढ़ा हुआ है तो मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। तो भाई देखो, वो ये नहीं पूछ रहा है कि वेक्टर है क्या, वही कह रहा है दो वेक्टर है अपने पास, सपोज ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। वो बोल रहा है इनके परपेंडिकुलर कितने वेक्टर होंगे, दो। एक ए क्रॉस बी से आएगा और दूसरा किससे आएगा, बी क्रॉस ए से। तो आंसर क्या है, दो। वो ये नहीं कह रहा कि ए क्रॉस बी करके निकालो, वो सिर्फ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होंगे। अब तुम खुद सोच के देखो, ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा का है क्या। देन if A is a square matrix of order 3 such that A into adjoint of A into adjoint of A equal to 10i। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि देन क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, कि ये कितना होगा। ऑर्डर उसने ऑलरेडी दे दिया। देखो जिन्होंने भी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है, दोनों ही फॉर्मूले। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। फिलहाल यहां पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n कितना दिया हुआ है 3 माइनस 1 करोगे तो 2। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली दिखाई पड़ जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 10। सीधा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, 10 स्क्वायर इज 100, खत्म। दो फॉर्मूले, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट की। देन नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। कुछ बच्चों ने अभी मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़ा है, कुछ लोगों ने पढ़ लिया है। मैंने उस बैच में जस्ट एक लेक्चर शायद बचा हुआ था, बट मैंने बता दिया था कि कैसे निकालते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, क्योंकि इंटरवल की बात कर रहा होगा तो हमें क्या करना होता है, या तो आपको इसका ग्राफ बनाना आता हो तो भी आप कर सकते हो, ग्राफ बनाना नहीं भी आता है तो भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। बस बात यह है कि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि वो नंबर लाइन पे क्या बोल रहा है, -2 से लेकर के 9/2 तक की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको पहले तो ये देखना है क्रिटिकल पॉइंट क्या है। एक्स स्क्वायर बाई 2 है, हाँ सॉरी 2 है, तो ये एफ डैश एक्स निकालो तो क्या आएगा 4 माइनस 2x बाई 2। तो ये हो गया कैंसिल, जब इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू आ गया 4। तो बेसिकली अपने पास 3 पॉइंट आ गए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक 4 है। मुझे क्या करना है, इन तीनों पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। जो इन तीनों में मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो इन तीनों में मिनिमम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ में आ रही है बात। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन का लेवल कितना है। ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा मिनिमा इस पे होता है। एब्सोल्यूट के लिए क्या करते हैं, एंड पॉइंट भी कंसीडर करते हैं। एब्सोल्यूट मतलब पूरे फंक्शन में जो सबसे बड़ा हो, तो एंड पॉइंट क्या हो गया -2 और 9/2। लोकल मैक्सिमा के लिए क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए 4 हो गया। तीनों पे निकाल दो वैल्यू,
फंक्शन की। अब तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वही हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और तीनों में जो सबसे छोटा हो गया वही हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा। खत्म। देन नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, ये भी मैंने वैसे क्लास में करवाया था शायद, फिर से एक बार बता देता हूं कि रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3, तो ये dr/dt यहां पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग, हाइट डिक्रीज हो रही है, तो माइनस लगाना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम है, क्या चीज है? सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। अब भाई देखो यहां पे उसने दो वेरिएबल दे दिए कि वॉल्यूम r और h दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों ही बदल भी रहे, r भी बदल रहा है और h भी बदल रहा है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt मेरे पास क्या आएगा? पाई तो कांस्टेंट हो गया, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, वो आएगा r² इंटू dh/dt प्लस h इंटू 2r इंटू dr/dt, ठीक है। और उसने ये भी बोल दिया कि हमें कब निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, व्हेन रेडियस इज 4 एंड हाइट इज 6, ये भी दे दिया है। तो भाई आपको r भी दे दिया है, रेडियस इज 4, हाइट भी दे दिया है, हाइट इज 6, ठीक है, dh/dt भी दे दिया है, dr/dt भी दे दिया है, सब उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म। यहां पे आप क्या करोगे? पाई इंटू आर का वैल्यू कितना था? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, dh/dt -4, h का वैल्यू है 6, r का वैल्यू है 2, 8, dr/dt क्या है? 3। सिंप्लीफाई करो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, जितने जैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते हैं उतना नहीं है, लेकिन बट हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव फिर भी है। क्लियर है या नहीं? जिन लोगों ने एओडी बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो चलेगा, वो एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने पढ़ा उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज आल्सो गिवन, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ए डैश गिवन बी डैश। देखो वो आपसे क्या पूछ रहा है? ए डैश गिवन बी डैश, तो ये एक्चुअल में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला है। और इसको हम बोल सकते हैं 1 माइनस पी बी, ठीक है। मतलब हमें ये वैल्यूज मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। अच्छा, गिवन क्या है? पी ए गिवन है, पी ए अपने पास है, पी ए कितना है? दैट इज 0.6। पी बी कितना है? पी बी है 0.2। और क्या है? पी ऑफ ए गिवन बी है, दैट इज व्हाट? दैट इज 0.5। तो जब हम बोलेंगे कि पी ऑफ ए गिवन बी, तो पी ऑफ ए गिवन बी क्या आता है? ये आता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी ऑफ ए गिवन बी यहां पे दिया हुआ है 0.5, ए इंटरसेक्शन बी अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, और बी भी दिया हुआ है 0. इधर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 0.01, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आ गया ये भी। अब सब कुछ यूज कर लो, क्योंकि पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम यहां पे फॉर्मूला लगा दें 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी बी, आपको क्या करना है? आपको सब वैल्यूज रखनी है। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, खत्म। इज दैट क्लियर और नॉट? देख लो भाई आराम से। अब यहां बस, अब कैसे क्वेश्चन गलत हो सकता है कि हम वैल्यू उठा करके वहां पे पुट करें और उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें। समझ में आ रही बात? कहीं कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो पहले बोल दो। अगर किसी ने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि हो, तो वो बाद में देखेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तब हो जाएगा, ठीक है। देन
द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000, ये भी क्लास में करवाया था मैंने पीएनसी में, ग्रेटर देन 5000 फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 3, 4, 5, 6 एंड 7, नो डिजिट इज रिपीटेड। अभी अब 5000 से बड़ा नंबर चाहिए और वो भी 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर का मतलब कितना हो गया, 4 बॉक्स फिल करने हैं, ठीक है। फिर क्या करोगे, चॉइसेस देखोगे, तो 5000 से बड़ा है मतलब यहां पे कम से कम 5 तो आना ही चाहिए। तो इसके पास अगर आप चॉइस देखोगे तो कितना हो गया, 5, 6, 7, 3 चॉइस आ गई। अब जो यहां यूज हो गई वो आगे यूज नहीं होगी, 4, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, खत्म। बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो। चलें आगे। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय y इक्वल टू ax प्लस a क्यूब। देखो कुछ लोगों को मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया होगा, कितने लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है यहां पे क्लास में? अरे मैंने नहीं, किसी और ने पढ़ाया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, पढ़ा तो हुआ है ना। हो सकता मैंने ना पढ़ाया हो, बट आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है। तो आपको ये पता होगा कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएट किया जाता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना, यही तो किया जाता है। तो ऑर्डर तो हमें पहले ही पता चल गया कि 1 है, बस हमें डिग्री चेक करना है। और यहां देखा जाए तो ऑर्डर 1 केवल 2 केसेस में दिख रहा है, 2 तो वैसे ही ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए यहां से। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये था, इक्वेशन नंबर 2 में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा a। तो अब आप क्या करोगे, यहां से उठा करके यहां सब्स्टिट्यूट करोगे a का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y डैश इंटू एक्स प्लस y डैश का क्यूब। अब ध्यान से देखो, ऑर्डर 1 डिग्री 3, खत्म। कितनी देर का क्वेश्चन है ये? क्या बताओ, हाँ पूरी पूरी इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। तूने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं पढ़ा इसलिए शायद तुझे समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या होता है कि जब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ना उतनी बार डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे यहाँ एक ही है, एक बार कर रहे हैं, अगर ए और बी होता तो हम 2 बार करते, ए बी सी होता तो 3 बार करते, ये होता है तरीका, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के बाद टारगेट क्या होता है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको रिमूव कर दो और एक रिलेशन बना लो। तो अब यहां पे मुझे ए रिमूव करना था तो मैंने वाई डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, रिलेशन बना लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि ऑर्डर तो तुम्हें वैसे ही पता लग गया है, वाई डैश एक ही बार डिफरेंशिएट किया है तो ऑर्डर 1 है। उस ऑर्डर 1 की जो हाईएस्ट पावर आएगी इंटीग्रल, वो होगी उसकी डिग्री, तो वो हो गई 3, खत्म, ठीक है। इसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे क्लास में, मतलब मैंने पता नहीं कितने लोगों को पढ़ा है ये नहीं मालूम, लेकिन वो जो क्वेश्चन तुमने किए होंगे वो क्वेश्चन भी मैंने ही बताए हैं करने के लिए। तो हमने क्लास में अच्छे, जो भी जिस टीचर से भी आपने पढ़ा होगा सबने कराए अच्छे क्वेश्चन, ओके। और देख लो इसका लेवल, तुम खुद ही देख सकते हो कितनी देर का है, 3 लाइन में खत्म हो रहा है क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड y इक्वल टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत लोग इसको देख करके अरे यार सर स्क्वायर रूट फंक्शन दे दिया है, ये कोई स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको स्क्वायर करो तो आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां इसको लेकर के जाओ तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये क्या है, सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन रेडियस 4, अभी पढ़ा है अपन ने। तो ये बन गया सर्कल, ये अब तुम बोलोगे सर पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, नहीं, क्योंकि देखो ये हमने स्क्वायर किया है ना। अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस और माइनस दोनों आएगा। प्लस का मतलब क्या हुआ, अगर प्लस लिया गया है तो ये वाला, और अगर माइनस लिया होता तो ये वाला। तो फिलहाल तो हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि ये जो है ये और एक्स एक्सिस इनके बीच का एरिया कितना है। तो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, सेमी सर्कल का एरिया। तो अब आप एरिया कैसे निकालोगे, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2, खत्म खत्म।
क्या क्या? रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व। हाँ नहीं, अगर y एक्सेस होता तो फिर वो कर्व भी मेंशन करता उसी तरीके से। इसने जो कर्व मेंशन किया ये y एक्सेस के ऊपर वाला कर्व है। अगर वो y एक्सेस की बात कर रहा होता तो फिर x इक्वल टू समथिंग देता, तो x इक्वल टू समथिंग देता, जब यहां माइनस लगा देता। अगर यहां माइनस लगा देता तो हम नीचे वाला पार्ट देते, क्योंकि तब वो ये नेगेटिव y एक्सिस वाले की बात कर रहा होता। क्लियर है? देन एरिया इन द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y एक्सेस। देखो अब ये क्या है, ये बोल रहा है कि y एक्सेस y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये कौन से रीजन की, कौन से एरिया की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है केवल इतने इतने की, सिर्फ इतने की बात कर रहा है, y एक्सेस कॉस एक्स एंड साइन एक्स। ठीक है, अच्छा साथ में उसने ये दे दिया x इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, तो 0 टू पाई बाई 2 में हम यहां तक आएंगे कि x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 दे दिया है। तो अगर आपने इसे इसका एरिया निकाल दिया तो उसका डबल करोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये और वो दोनों सेम ही दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ठीक है ना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? यार मैंने किसी की क्लास में तो कोई एक क्लास ऐसी जिसमें एरिया अंडर द कर्व पढ़ाया है, तूने पढ़ा है ना? मैंने तुम्हारी क्लास में नहीं पढ़ाया? नहीं यार, हो किसी एक क्लास में तो पढ़ाया मैंने। 4 और 3 में तो नहीं पढ़ाया होगा, 1 और 2 में से किसी एक में पढ़ाया है। नहीं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने पढ़ाया। चलो एनीवे, तो हम क्या बोलेंगे कि एफ एक्स माइनस जी एक्स करना पड़ेगा। जब आप दो के बीच में निकालते हो तो आप क्या बोलते हो? एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब यहां पे अपना एफ एक्स क्या है? कॉस एक्स, क्योंकि ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ है कॉस एक्स का। ठीक है, ये ग्राफ है कॉस एक्स का, और ये ब्लू वाला ग्राफ जो मैं देख रहा हूं ये किसका? ये साइन एक्स का। तो मैं क्या बोलूंगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या है अपना? साइन एक्स, और हम बोलेंगे ये डी एक्स कर दो, और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? 0 से लेकर के पाई बाई 4 नॉट 4 पाई बाई 4, क्योंकि हम इतना एरिया निकाल रहे हैं ना पहले, बाद में बाकी देखेंगे। तो जब आप इतना एरिया निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, एंड क्या करोगे? 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 4 सॉरी। तो पाई बाई 4 रखोगे तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो ये एक्चुअल में आ जाएगा 2/√2 माइनस साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, सो इट विल बी √2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया हुआ है, इसने ये दे रखा है √2 माइनस 1 दे रखा है, जबकि देखा जाए तो अगर हम एरिया इसके अकॉर्डिंग चले, इसके अकॉर्डिंग, तो एरिया ये प्लस ये होना चाहिए, यानी कि इसका डबल होना चाहिए। अच्छा यहां पे चौथा ऑप्शन दिख भी नहीं रहा, हो सकता है वो वही दिया हुआ हो, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो इसका अगर इस कंडीशन के हिसाब से जाओगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 टाइम्स √2 माइनस 1। अगर ये नहीं दिया होता और सिर्फ देता y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड y एक्सिस, तो आंसर क्या आता? √2 माइनस 1। इज दैट क्लियर और नॉट? देन आप देखो, ये देख रहे हो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ABCFGH जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, इफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो मैंने क्या बताया था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। खत्म। मैंने बोला था ना कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन हर बार आता है। इसमें क्या रिपीट करूं? मैंने बोला था जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री दिया हुआ है, अगर उसमें डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया, दो केसेस बताए थे कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाता तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये अपने सिलेबस में है नहीं। और जब डेल्टा नॉन जीरो होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन के अलग अलग केसेस मैंने बताए थे कि h स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, लेस देन ए बी है, ग्रेटर देन ए बी है थी, और यहां पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था। तो उसने बस यही पूछ लिया कि अगर डेल्टा 0 होगा तो क्या? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म। कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन करने में, अगर आपको याद है तो? और जो अभी तक भूल चुका होगा ना इस बात को,
उसको तो मजा ही आ रहा होगा कि वाह कितनी आसानी से एक नंबर फेंक दिया हमने। ओके, द नॉर्मल, देखो क्या बोल रहा है, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 टू द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। इसका नॉर्मल चाहिए, कहां पे चाहिए, एट 1,1 पे चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर ये कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन होती ना पैराबोला एलिप्स की, तब तो अपन सीधे ही सीधे निकाल देते, हमें मालूम था कि नॉर्मल क्या था। लेकिन अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पहले y डैश, ताकि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें। तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2 टाइम्स y डैश प्लस 2x इक्वल टू 0। तो y डैश एक्चुअल में क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगी, जब आप ये वाला पॉइंट इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो क्या आ जाएगा, +1। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब नॉर्मल का स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी दिया हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। खत्म, खत्म, दैट इज द मैक्सिमम कैलकुलेशन। टेंजेंट एंड नॉर्मल तो मैंने ही कराया था क्लास में। fx इक्वल टू x मॉड x डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है। अब देखो fx इक्वल टू x मॉड x का मतलब क्या हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, x मॉड x, x मॉड x। मॉड x मैंने क्या बोला था, ये एज इट इज ओपन हो जाता है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर पॉजिटिव ओपन करा दोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर x नेगेटिव हुआ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप इसका ग्राफ बना लो कि पॉजिटिव के लिए क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, नेगेटिव के लिए क्या बन रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब खुद देखो ये ग्राफ क्या, ये शार्प थोड़ी ना है, ये तो स्मूथ ग्राफ है और कहीं ब्रेक भी नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों। ग्राफ मैंने तुम लोगों को बताया था कि ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ग्राफ याद रखोगे तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देख लो यहां पे हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कोई लिमिट यूज नहीं करी, कुछ नहीं की। डिफरेंशिएबिलिटी में अगर कोई शार्प एज आने लगे, जैसे मॉड में आती है, तो वो नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। लेकिन यहां पे तो कोई शार्प एज नहीं आ रही ना, यहां पे देखो ना, ये स्मूथ यहां पे भी है, स्मूथ यहां पे भी है, पूरा स्मूथ जा रहा है। समझ में आ रही है बात? देन अभी लिखा है द लाइन दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट क्या होता है कि ये यहां पे देख रहे हो नीचे, ये जो टर्म दिया है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो A1 B1 C1 क्या है, A1 B1 C1, और इधर ये देखोगे तो ये है A2 B2 C2, तो A2 B2 C2। कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर की, कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, -9k प्लस 2k प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, -7k। तो k का वैल्यू आ जाएगा 10/7। खत्म। अब देखो ये सब जो है ना, ये तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है, जिसको फॉर्मूला पता है वो सीधा सीधा यहां से A1 A2 B1 B2 C1 C2 करेगा और 0 कर देगा, और ये खत्म हो गया। क्या वो पॉइंट है, वो लाइन कहां से जा रही है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं कि कौन से। मान लो ये है, ये एक लाइन है जो किसी पॉइंट 1 2 3 से पास हो रही है, और ये दूसरी लाइन है जो किसी 1 5 6 से पास हो रही है। इन पॉइंट का कोई यूज है क्या, हमें तो परपेंडिकुलर की कंडीशन निकालनी है, वो डायरेक्शन रेशियो से बनती है, तो हमें केवल डिनोमिनेटर से लेना देना, न्यूमरेटर से लेना देना है ही नहीं। हाँ तो भाई देखो ऐसा है कि ये IMUCT का पेपर है, ये उनकी गलती है, कुछ नहीं। यही तो सबसे बड़ा पंगा है कि यहां पे अगर गलती हो गई उनके एंड पे, तो ये गलती है, कोई ग्रेस मार्क आपको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि पेपर रिलीज होने में ही बहुत टाइम लग जाता है। अब अगर देखा जाए तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए यही तो कंडीशन है, और दूसरी कौन सी कंडीशन, सॉरी सॉरी सॉरी, उन्होंने सही दिया हुआ है, एक चीज हम लोगों ने नोटिस ही नहीं करी,
6 माइनस जेड दिया है, z माइनस 6 करना पड़ेगा तो ये -5 आएगा। ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे z एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए और 1 ही होने चाहिए खास तौर से। तो जब आप z -1 करोगे तो आएगा -5, तो ये आएगा -10, तो ये आएगा +10, तो ये आएगा 10/7। लेकिन फिर भी फिर भी डी ऑप्शन है, फिर भी डी ऑप्शन है। -9 के +2 के, वो तो 7 ही आएगा ना, और -5 × 2 -10 आएगा। हाँ तब भी वही देखो, इन दैट केस क्या हो जाएगा, बस कि -10/7 आने लगेगा और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, स्टिल ये क्वेश्चन गलत ही है। हाँ लेकिन तुम्हें ये चीज याद रखनी होगी कि न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर नहीं है तो बनाओ उसको, कुछ मल्टीप्लाई करके जो भी कर सकते हो वैसे करके बनाओ। देन tan inverse 3 plus tan inverse alpha equal to tan inverse 3 plus alpha upon 1 minus 3 alpha is valid for the value of तो तुम्हें याद है मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे इसमें, एक्स वाई <1, 2 फॉर्मूले बनते हैं यहां पे। एक्स वाई <1 के लिए क्या बनता है, ये वाला फॉर्मूला, और >1 के लिए क्या बनता है, पाई प्लस समथिंग। तो एक्स वाई क्या है यहां पे, ये है एक्स वाई 3 × अल्फा, ये कैसा होना चाहिए <1, तो अल्फा कैसा हो जाएगा <1/3, खत्म। मैंने आईटीएफ कराया है कई क्लासेस में, आईटीएफ में मैंने ये कंडीशन लिखवाई थी, मैंने बोला था इसको याद रखना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 2 फॉर्मूले थे। क्या थे, एक था tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये कब आता था, जब एक्स वाई <1 होगा, और एक था पाई प्लस, ये कब था, जब एक्स वाई >1 होगा। तो वो हमसे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू ये आ रही तो कब आएगी, एक्स वाई <1। एक्स वाई यहां पे क्या है, 3 × अल्फा <1 करोगे तो अल्फा क्या गया, <1/3, खत्म। देन ये भाई ये क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है। 0 से लेकर के 1.5 यानी कि 3/2 तक इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² dx। अच्छा, अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होता ना तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंटीग्रल पार्ट के अंदर का फंक्शन इंटीजर कब बन रहा है, वहीं तो वैल्यू बदलती है ना। मतलब x² जब, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, जब ऐसा चल रहा होगा तभी तो काम बनेगा अपना। तो एक्चुअल में x की वैल्यू जब आप देखोगे यहां से, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 के लिए तो 0, 1 के लिए 1, इसके लिए √2 और इसके लिए √3, ऐसे ही तो चल रही है। तो जब आप x की वैल्यू वहां पे डालोगे कि कैसे ब्रेक करना है, तो 0 से 1 के लिए पहले हम कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से 1, फिर कहां जाएंगे, 1 से लेकर के √2, फिर कहां से कहां तक जाएंगे, √2 से √3 एंड सो ऑन। हालांकि √3 जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि √2 आपको पता है 1.41 होता है और ये 1.73 होता है, और हमें 1.5 तक जाना है, वो जो इसके बीच में। तो हम क्या बोलेंगे कि हम पहले इसको बोलेंगे कि 0 से लेकर के 1, तो इसकी वैल्यू 0 ही हो जाने वाली है। फिर 1 से लेकर के √2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और √2 से लेकर के जो 3/2 दिया हुआ है वहां तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बड़ा पार्ट तो यहीं से खत्म हो गया कि 0 तो 0 ही हो जाएगा। हाँ बोलो। ना ना वो सब काम मत करना, ये बॉक्स वो बॉक्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये एक फंक्शन है कि डायरेक्टली x³/3 कर दिया, और फिर वो सब नहीं है। ये स्टेप फंक्शन है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कुछ ऐसा बनता है जैसे अगर मैं x² का ग्राफ बनाऊंगा ना, x² का ग्राफ तो तुम्हारा नॉर्मल बन जाएगा, ये ग्राफ बन गया लो x² का। बट जब हमने इसके ऊपर बॉक्स लगा दिया है, तो बॉक्स लगाने में क्या होता है कि 0 से लेकर के 1 तक ये 0 ही रहेगा, फिर 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है नेक्स्ट, √2 तक, तो 1 से लेकर के √2 तक ये ग्राफ ऐसा बनेगा,
फिर √2 से लेकर के √3 तक ये ग्राफ ऐसा बनेगा, स्टेप फंक्शन का ग्राफ है ये, ठीक है ना। तो अब आपको क्या लेना है, या तो आप डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, अगर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो तो आपको क्या करना है कि 0 से लेकर के 1, 1 से √2, √2 से 3/2, ऐसे चलना है। तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही आपका 0 हो जाएगा। इसको करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, जिसको हम वैल्यू कहां से कहां तक देंगे 1 to √2, और उसको करोगे तो 2x, तो इसको हम देंगे √2 से लेकर के 3/2, फिर वहां डालो वैल्यूज तो आएगा √2 - 1, और जब यहाँ 3/2 डालोगे तो 2 × 3/2 इज 3 - 2 √2। अब ये 3 - 1 क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं इसको देखूं तो 3 - 1 इज 2, और √2 - 2 √2, तो दिस इज माइनस, तो 2 - √2 इज द आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन है जो जेई लेवल का है एक्चुअल में, ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। जिसको ग्राफ राफ अच्छी तरीके से नहीं आता वो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें मत घुसो, ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में नहीं घुसना आप लोग। हाँ, फंक्शन का नॉलेज देखो, मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो बच्चा ढंग से पढ़ रहा है, क्योंकि फंक्शंस मैंने क्लास में कराए हैं, मैंने फंक्शंस पे 2 लेक्चर पूरे लगाए थे, ग्राफ ही ग्राफ पे केवल, और फिर मैंने बताया भी था कि इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो कैसे ब्रेक होता है, ये भी बताया हुआ है। तो अगर आपको वो नॉलेज है तो डेफिनेटली आप कर लोगे। क्लास का ही कंसेप्ट है, क्लास के बाहर का कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। लेकिन सपोज करो कि आपसे नहीं हो पा रहा है, और मैं अभी गारंटी दे सकता हूं अभी क्लास में 80% जनता होगी जो बोलेगी कि सर नहीं क्लिक करेगा वहां, तो मत फंसो इसके चक्कर में। वहां पे ईगो क्लैश कराने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरे से कैसे फंस गया ये। हाँ हाँ, ठीक है, वो सब नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो कुछ उल्टे सीधे कंसेप्ट मत डालो इसमें। समझो ये कौन सा फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नहीं हो रहा है छोड़ दो वहीं पे, बाद में देखेंगे इसको, जब टाइम रहेगा तब कर लेंगे। देन डिफरेंशियल ऑफ log x स्क्वायर, मतलब हमें ये दे दिया है कि y = log x स्क्वायर। तो भाई ये तो चेन रूल है, सीधा सीधा, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। क्या नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू x है, वो 2 बार लिखा हुआ है इसमें। हर क्वेश्चन जब आप वो निकलवाते हो ना, तो उसमें हर क्वेश्चन 2 बार लिखा रहता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अब आपको y डैश निकालना है, y डैश निकालोगे तो पहले इस वाले log का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, log x स्क्वायर, फिर इस वाले log का क्या आएगा, log x स्क्वायर, फिर इस वाले log का क्या आएगा 1/x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का क्या आएगा 2x। सिंप्लीफाई कर लो। हाँ, कराया था क्लास में। कई सारे क्वेश्चन तो क्लास के ही आ जाते हैं अपने पास पहले से ही। देन ये भी क्लास में कराया हुआ, x = t स्क्वायर, y = t क्यूब। पहले हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। देखो ये है x = t स्क्वायर और y = t क्यूब। तो इसको करने का तरीका क्या है कि आप पहले निकालोगे dx/dt, क्या आ जाएगा 2t, ठीक है, और यहां से निकालेंगे dy/dt, तो वो क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर। फिर यहां से निकालेंगे dy/dx, तो वो क्या आ जाएगा 3/2t, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करोगे, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करोगे। आप डबल डिफरेंशिएशन पे चल रहे हैं, तो ये मत करना कि इनका डबल डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर दिया। मैंने बताया था क्लास में कि वो गलत है, वो नहीं करना है। d2y/dx2 का मतलब क्या होता है कि d/dt ऑफ जो भी यहां से आया, इसको मान लो u है, तो इस u का डिफरेंशिएशन करना है, डिवाइडेड बाय dx/dt करना है। मैंने ये एक्सप्लेन किया था काफी टाइम लगा करके, ठीक है। तो यहां से क्या करोगे, अब आप बोलोगे d/dt ऑफ u, तो वो u है क्या एक्चुअल में, d/dt ऑफ ये क्या है 3/2t, और dx/dt हमें ऑलरेडी पता है दैट इज 2t। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आ जाएगा 3/2 इंटू 2t, सो दैट विल बी 3/4t। क्लास में हम लोगों ने इससे अच्छे क्वेश्चन भी किए हुए, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास में हमने इससे अच्छे क्वेश्चन भी किए हुए, डबल डिफरेंशिएशन के, थोड़े लेंदी भी किए हुए। क्लियर? देन the solution of the differential equation dy/dx
इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या खास बात है, क्वेश्चन तो आसान है, वेरिएबल सेपरेबल है, y वालों को y के साथ लेके जाओ, x वालों को x के साथ लेकर के जाओ, तो dy के नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx के नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इंटीग्रेट कर दो, कर दो, यहां से क्या आएगा tan इनवर्स y और यहां से क्या आएगा tan इनवर्स x। बहुत बार हम क्या करते हैं कि यहीं पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज प्लस c, जो कि ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी हो सकता है आंसर इस फॉर्म में ना आ रहा हो। देखो तुम्हें आंसर इस फॉर्म में कहीं 3 में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, हाँ जल्दी आओ, और चौथे में तो tan इनवर्स ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें, आप देखना ये कांस्टेंट है, इसकी जगह हम c लिखें या tan इनवर्स c लिखें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना। इसकी जगह पर मैं c लिखूं या tan इनवर्स c लिखूं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। तो आप इसकी जगह पर tan इनवर्स c लिख लो, या अगर पहले ना समझ में आए तो बाद में समझ में आ जाएगा। ये tan इनवर्स x को वहां लेकर के जाओ, तो आएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। अब यहां पे tan इनवर्स y माइनस x वाला फॉर्मूला लगाओगे तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, ये tan इनवर्स में आ रहा होगा और ये आ गया tan इनवर्स में। अब दोनों साइड का tan इनवर्स हट जाएगा, तो क्या होगा कि y माइनस एक्स जो आ जाएगा c इंटू 1 प्लस एक्स वाई। यहां पे जो इंपॉर्टेंट है पता है क्या है, वो ये 3 स्टेप है, इंपॉर्टेंट ये 3 स्टेप है। अब कई लोग बोलते हैं सर वो आईटीएफ छोड़ करके चले जाए तो चलेगा, हाँ चलेगा, दूसरा क्वेश्चन भी चला जाएगा दूसरा क्वेश्चन भी चला जाएगा आराम से, अगर आप आईटीएफ छोड़ करके जा रहे हो, क्योंकि यहां तक तो पहुंच जाओगे, फिर उसके बाद वो आईटीएफ से ही जाना पड़ेगा। और देखो इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं यूज हुई, फॉर्मूला आप अगर अभी तक देख रहे हो, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किए वो सारे ही फॉर्मूला बेस हैं, सारे के सारे फॉर्मूला बेस हैं, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा जो बहुत हाई, एक केवल वो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन छोड़ दो तो अभी तक। देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10, क्या किसका आंसर, इसका, अच्छा ये वाला, चलो चेक करते हैं इसको। तो ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर, एक जो है वो हमेशा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो अब अपने पास कितने होंगे, 9 बचे और उनमें से 3 अरेंज करने हैं इंटू 4, यही करना है। अब देख लो कि ये सही है या गलत है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, देखो करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करके देख लो, कैलकुलेटर यूज करने देते हैं, अभी कर सकते हो कैलकुलेटर यूज। हाँ 2016 आ रहा है, हाँ तो अब देखो इसका आंसर होना चाहिए 2016, उन्होंने दे रखा है नन ऑफ दीज, तो ये सब हो सकता है। ये 2 क्वेश्चन अपने को मिल गए जो आईएमयू सीटी में एक्चुअल में गलत है, कुछ नहीं है, ये खास बात है आईएमयू सीटी की नहीं अपील, भाई देखो अब इसमें क्या हो सकता है, हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, आप क्या कर सकते हो, उठा करके आईएमयू को भेज दो कि सर क्वेश्चन नंबर ये और क्वेश्चन नंबर ये गलत है, हमने सॉल्व किया देखो। तो नेक्स्ट, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी का प्रोसेस, जैसे जेई का पेपर है या एनडीए का पेपर है, वो क्या करते हो अपना पेपर रिलीज कर देते हैं। हाँ पेपर आपने दिया, पेपर उसके बाद रिलीज हो गया, वो रिलीज करने का रीजन क्या है कि कोई अगर उसमें मिस्टेक्स हैं, जो भी राटा है वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। अब मान लो जैसे इनके 50 में से 2 या 4 क्वेश्चन गलत है, तो भाई वो 4 मार्क्स का जो बोनस है वो तो सबको ही मिलना चाहिए ना, वो 4 नंबर का बोनस सबको मिलना चाहिए, तो वो तब मिलेगा ना जब हमारे पास पेपर होगा। अब ये पेपर निकालने में ही हमें 1 महीना लग जाता है, क्योंकि पहले हम अपील करेंगे, फिर वो बोलेंगे क्यों चाहिए, फिर हम एक रीजन लिख करके देंगे 10 रुपए का, 10 रुपए पे करो, फिर हम 10 रुपए पे करेंगे, कहेंगे अब 1 महीने बाद बात करेंगे, फिर 1 महीने बाद, यही करते रहो कौन करेगा, तुम लोग तो कोई करोगे नहीं, मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है करने का
हाँ मिलते हैं पैसे, लेकिन वो पैसे तब मिलते हैं ना जैसे अगर मेरे ही किसी रिलेटिव ने, मेरे बच्चे ने दिया और फिर मैंने सू कर दिया। अगर मैंने ऐसे ही सू कर दिया, वो बोलेगा तुमने पेपर दिया था। नहीं, तुम क्यों मतलब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो उसका कोई पॉइंट नहीं है सू करने का, तो वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है उसका। एक बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि जो आईएमयू की अथॉरिटीज हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भाई कि ये 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और हर साल ऐसा हो रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि पेपर तुम हर साल वही छाप के दे रहे हो, पेपर तो नया ही बना रहे हो ना। तो भाई पेपर हुआ, उसके बाद आप रिलीज कर दो। जैसे ही रिलीज करोगे 1-2 दिन का टाइम दो, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो पेपर सॉल्व करके देंगे, आपको अपने आप अपना एराटा पता चल जाएगा। और वो पता चलने के बाद आपको अगर बोनस देना हो तो दे दो, देना हो तो दे दो, क्या दे ही देना चाहिए सभी बच्चों को बोनस अगर 3-4 क्वेश्चन का प्रॉब्लम है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जो होना चाहिए। तो बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे तुमने देख लिया ना, तो तुम ये वीडियो का लिंक उठा करके एक मेल लिखो आईएमयू को कि सर इस लास्ट ईयर के पेपर में ये गलतियां थी और इस बार से ऐसा किया जाना चाहिए कि पेपर एग्जाम होने के 1 दिन के बाद रिलीज कर दिया जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है भाई। अगर जैसे वीडियो भी बनता है ना, जैसे सपोज करो एक बार 2 साल पहले यहाँ पे गुड़गांव में, 2 या 3 साल पहले की बात है, ये पता नहीं कोविड के एक अभी पिछले ही 3-4 साल की बात है, कोविड के बाद वाले बैच की बात है। एक सेंटर पे, गुड़गांव के एक सेंटर पे भयंकर चीटिंग हुई और वो सेंटर की प्रॉब्लम थी, सेंटर की गलती की वजह से चीटिंग हुई। तो जब आधे बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से आधे बच्चों ने पेपर नहीं दिया, तो वो उस टाइम पे तो अपना चैनल भी इतना नहीं ग्रो कर रहा था। उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बना दिया था इसके ऊपर, और उन बच्चों का दोबारा पेपर हुआ था, पेपर ही दोबारा हुआ था। तो तुम ये मत सोचो कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आप बात उठा रहे हो तो एक्शन भी होगा, दैट इज फॉर श्योर। मतलब वो गवर्नमेंट बॉडी, और उनको भी तो ये करना है ना कि भाई हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आईएमयू सिटी नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करा रही है, वो इसलिए थोड़ी ना करा रही कि बेइज्जती हो अपनी। तब से लेकर के अब तक पेपर का जो लेवल अच्छा हुआ है या बाकी सारी चीजें हुई हैं, वो इसीलिए तो हुई है कि उनको अपना खुद की एक साख बना करके रखनी है। तो अगर आप बताओगे कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, नेक्स्ट टाइम से पेपर रिलीज कर दीजिए, सो दैट वी कैन सी एंड टेल यू अबाउट द मिस्टेक्स, और बोनस मार्क्स मिल सके बच्चों को। तो अगर आप मेल करोगे तो मिलेगा, डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा। देन ये है 0 to π/4 log of 1 plus tan x। 0 to π/4 log of 1 plus tan x। यार पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी एक बैच में ये सब पढ़ाया है। इंटीग्रेशन 1 में पढ़ाया था ना, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने एक बैच में ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हैं। अब मुझे लग रहा है 1 के मैक्सिमम बच्चे ही मिसिंग हो गए। हाँ, तो होली खेलने गए होंगे ये सारे के सारे घर पे, इसीलिए किसी, मुझे याद आ रहा है कि हाँ मैंने पढ़ाया है, ये मैंने कहीं तो पढ़ाया है। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया था क्लास में ही, जिस क्लास में मैंने पढ़ाया वहां पे ये क्वेश्चन मैंने क्लास में ही करवाया है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्लास का। अब इसमें करना क्या होता है, जब भी 0 to a आए किंग्स फॉर्मूला लगेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो अब किंग्स फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये आ जाएगा, जब हम किंग्स फॉर्मूला प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर रहे हैं, तो आएगा 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स। क्या आएगा, tan π/4 माइनस एक्स dx। अब यहां पे tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, तो दिस विल बी 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इधर पे एलसीएम ले लो, तो यही चीज आ रही होगी 0 to π/4 log ऑफ, क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan x, न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये इतना मैं लिख करके दिखा रहा हूं। एक्चुअल में अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि मुझे पूरा लिखना ना पड़े, मुझे पहले ही पता चल जाए दिस इज 2/1 प्लस tan x। जिसके बाद मैं log ऑफ m/n सीधा लगाऊंगा, log m माइनस log n। तो ये क्या आएगा, 0 to π/4 log m dx माइनस 0 to π/4 log n। अब ध्यान से देखो, इनिशियली आपने किसको a कंसीडर किया था, वही a यहां लिखा है। सो आपके पास एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो a। इसको उधर लेके जाओगे तो 2a
log 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, पाई बाई 4 माइनस 0 डालोगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, 2 डिवाइड करो तो पाई बाई 2 log 2 है, सॉरी पाई बाई 8 log 2। किंग्स फॉर्मूला 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। प्रॉपर्टी नंबर 4, किंग्स फॉर्मूला। 6 प्रॉपर्टी हैं, वही यूज होती हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन तुम ढूंढोगे तो तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा। हाँ मुझे अब देखो मुझे याद आ गया, इसलिए याद आ गया क्योंकि उस टाइम पे ना मैंने बच्चों की पिटाई करी थी तगड़ी एकदम, फॉर्मूला पूछ पूछ करके डंडे ही डंडे मारे थे। युवराज की शक्ल याद आ गई मुझे। नेक्स्ट डे हम लोग मैच खेलने गए थे, मैं तो सब बोल रहे थे कि सर दूसरा मैच भी खेलते हैं, तो मैंने बोला कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सुना दो तो दूसरा खेलेंगे। 10 के 10 सुना दिए थे उसने भी, तब मैंने पढ़ाया था ये। अब क्या है, एक्स डी एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स पावर 4। तो भाई यहां पे तो बिल्कुल सिंपल है, एक्स स्क्वायर को टी ले लो तो 2x dx क्या आ जाएगा dt। सब्स्टिट्यूट करो, x dx की जगह पर 1/2 dt अपॉन ये 4 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर tan इनवर्स t बाई 2, 1/a tan इनवर्स t बाई हो जाएगा, खत्म। तो ये 1/2 तो अलग ही है, 1/a एक और आया tan इनवर्स t बाई a प्लस c, बाद में ये t का वैल्यू डाल दो। बिल्कुल सिंपल सीन है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब ये है 0 to 1 e पावर t dt अपॉन 1 प्लस टी का वैल्यू दिया है k। तो बोल रहा है कि बताओ 0 to 1, क्या बोल रहा है 0 to 1 e पावर t इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, ये बता दो। भाई देखो ये है आइलेट, आइलेट याद है आइलेट, ये आइलेट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड होगा, 1/1 प्लस टी फर्स्ट होगा। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज 0 to 1, दिस इज 1 प्लस टी पावर -1, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ई पावर टी सेकेंड फंक्शन dt, इसका वैल्यू आपके पास k है। अगर मैं यहां पे आइलेट लगाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो बेसिकली क्या होगा, -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन, ये भी 0 to 1 जाएगा और इसको भी 0 to 1 देना है वैल्यू, इक्वल टू k है। अब इसको जरा वैल्यू दो 1, t की जगह पर डालो 1, तो ये क्या आ जाएगा e अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस 0 डालो तो e पावर 0 अपॉन 1 प्लस 0। दूसरे में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ गया e पावर t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt 0 to 1, जो पूछा जा रहा है आपसे। ये क्या है e/2, ये क्या है 1/1, इनको इधर ले आओ, खत्म। बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है। अब देखो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये क्वेश्चन तो हमें क्लिक नहीं करेगा, मैं मान सकता हूं कि बिल्कुल कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें वहां पे क्लिक नहीं करेगा, तो ठीक है चलेगा, छोड़ दो, 2 क्वेश्चन छोड़ दो भाई, 2 छोड़ दो। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सिंपल बाय पार्ट है, बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और अगर मैंने बता दिया कि कैसे हो रहा है तो अब तो क्लिक करना ही चाहिए। ये मैंने क्लास में करवाया था, ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में करवाया था, लेकिन फिर भी कोई मुझे बोलता है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं क्लिक करेगा अपने को, तो छोड़ दो, ठीक है। आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 9 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। 9 लेटर है और हमें क्या करना है, उनको पोस्ट करना है 4 लेटर बॉक्स में। तो भाई 9 लेटर है,
लेटर 1 के पास कितने चॉइस है? कई लोग बोलेंगे 9C4 9P4, वो सब नहीं करना है। 9C4 9P4 का फंडा ही नहीं है। वो ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है कि एक लेटर बॉक्स में एक ही लेटर आना चाहिए या कोई खाली नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ये है लेटर बॉक्स। देखो यहां मैंने बॉक्स बना दिए, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। ठीक है, ये हो गए बॉक्स। अब ये जो लेटर नंबर 1 है, ये चारों में से किसी में भी जा सकता है। लेटर नंबर 2 भी चारों में से किसी में भी जा सकता है। तो लेटर नंबर 1 के पास कितने चॉइस? 4। लेटर नंबर 2 के पास कितने चॉइस? 4। तुम बोलोगे सर 9 के 9 अगर यहां आ गए तो 3 खाली रहेंगे, तो रहने दो। उसने ये थोड़ी ना बोला कि कोई खाली नहीं रहना चाहिए, खाली रह सकता है। तो लेटर नंबर 1 के पास 4 चॉइसेस, 2 के पास 4 चॉइसेस, 3 के पास 4 चॉइसेस। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। दैट विल बी 4 पावर 9। समझ में आ रही है ये बात? हाँ, आपके पास 9 लेटर है और 4 बॉक्स है। वो बोल रहा है कि 9 लेटर को इन 4 बॉक्सेस में कितने तरीके से डाला जा सकता है। जनरली क्वेश्चन में चॉइस होती है बॉक्स के पास, यहां चॉइस बॉक्स के पास नहीं है। इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो ये है कि यहां, हिंदी में ही लिख दे रहा हूं कि यहां बॉक्स के पास चॉइस नहीं है। इस केस में बॉक्स के पास चॉइस नहीं है। किसके पास चॉइस है? लेटर के पास चॉइस है। यहां पे लेटर्स के पास चॉइस है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो अब जब आप लेटर 1 के पास देखोगे कितनी चॉइस है? कि वो 4 में से किसी एक बॉक्स में चला जाए। लेटर 2 के पास 4, लेटर 3 के पास 4, सबके पास 4 4 4 4 है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, हाँ हाँ, वही सेम रिंग फिंगर वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होता है। तुम ऐसे सोच के देखो, चलो थोड़ा उल्टा सोच के देखते हैं। बॉक्स 1 में कितने लेटर आ सकते हैं? तुम बोलोगे 9। चलो ठीक है, बॉक्स 2 में कितने आ सकते हैं? कहां? जब बॉक्स 1 में ही 9 के 9 सारे आ गए। नहीं, बॉक्स 1 में 5 ही आए। भाई आप ये बोलोगे ना कि बॉक्स 1 में, आप उल्टा सोच के देखो कि बॉक्स 1 में कितने लेटर आ सकते हैं, तो आप बोलोगे 1 से लेकर के 9 तक। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। जनरली जो बॉक्स मेथड करते थे वहां पे एक बॉक्स में एक ही चीज आती थी, याद रखना। जब आप नंबर बनाते थे, लॉक का कोड बनाते थे, एक बॉक्स में एक ही चीज आती थी। यहां पे क्या हो रहा है? 1 से ज्यादा भी आ रही है। कितने लेटर आ सकते हैं? आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि 9 चॉइसेस है। नहीं भाई, 9 चॉइसेस नहीं है, क्योंकि एक बॉक्स में एक लेटर थोड़ी ना डालना है। 1 से ज्यादा भी तो आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। चलो मान लिया कि एक, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई। अब बॉक्स 2 में कितने आएंगे? तो जब तक हमें नहीं पता कि बॉक्स 1 में कितने गए हैं, मान लो बॉक्स 1 में पता भी चल जाए कि 3 गए, तब भी बॉक्स 2 में तुम्हें कैसे पता कि कितने जाएंगे? 1 से 6 तक कितने भी जा सकते हैं। तुम बॉक्स में चॉइस देना ही यहां गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे चॉइस किसको देनी पड़ेगी? लेटर्स को देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल बिल्कुल, इसको एज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी रख सकते हो आप। बॉक्स के पास क्या चॉइस है? अरे बॉक्स के पास चॉइस भी तो डिफाइन करेगा ना कि कितनी है। अगर बॉक्स के पास उसने चॉइस दे दी कि 3 ही लेटर कंज्यूम कर सकता है वो, ठीक है, तो फिर ये तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन नहीं है। फिर ये तुमसे बहुत ऊपर निकल चुका होगा। फिर देखो उसमें क्या होगा, मैं तुम्हें बताऊं। फिर उसमें लगती है मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल थ्योरम लगती है। फिर हम बोलेंगे इसके पास x y z w, फिर हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या करेंगे? 9। और फिर वो x y z को हम चॉइस देंगे कि 0 से लेकर के 1 या 3 4 जितना भी जा रहा होगा। वो जेई में कराते हैं, जेई के एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है वो। तो अभी अपन वहां नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन आसान वाला ही रहेगा। मैं हर बार बताता हूं कि क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अपने पास जो क्वेश्चन रहेगा वो इजी वाला रहेगा। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तुम्हारे फॉर्मूला बुक में होना चाहिए। सेम ही है।
उसमें क्या कि मान लो कि 5 फिंगर है और 6 रिंग्स हैं, तो अब आप क्या बोलोगे? आप फिंगर्स पे चॉइस नहीं है, रिंग पे चॉइस है कि 5 में से किसी में भी जा सकता है, फिर दूसरा वाला, फिर ये 3 रिंग है ऐसे करके, फिंगर पे चॉइस नहीं रहता उसमें। हाँ हाँ, 5 की पावर 6 रिंग्स पे 3 है, मान ले 3 है, 3 है, फिंगर तो 5 ही है ना। अरे मान ले इसमें भी जा रही है वो, चल 4 ले ले भाई, तू तेरे लिए 4 कर दी मैंने। अब बता, तो चॉइस तो रिंग पे आई ना, क्योंकि एक फिंगर में तो तुम 3 अंगूठी भी पहन लो, तो फिर तुम्हें दूसरी वाली पे तो तुम चॉइस ही नहीं दे पाओगे। एक में तो 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। 4 की पावर 3। अब चॉइस रिंग के पास आ गई है कि एक रिंग किस कौन सी फिंगर में जाएगी, दूसरी रिंग कौन सी फिंगर में जाएगी। जब आप ऐसे समझो एक बॉक्स में एक से ज्यादा आइटम आप भर सकते हो, तो फिर बॉक्स को चॉइस देने का मतलब नहीं है, फिर उन आइटम्स को चॉइस दो। क्लियर है? इस पे 10 बल्ब हैं, कितने नंबर ऑफ वेज में वो ऑन या ऑफ हो सकते हैं? अरे वो एक्चुअली 2, फिर सबके पास दो 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 चॉइस आ जाएंगी। सपोज एन नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, तो वो सबके पास या तो ऑन होगा या नहीं होगा, 2 होगा या नहीं होगा, 2 सबके पास, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 2 पावर एन हो जाएगा। वो अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। 3 numbers are chosen at random from 1 to 20, the probability that they are consecutive। देखो, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो तीनों कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, है ना। आप ध्यान से सुनना, पहली बात तो हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ केस। तो आप क्या बोलोगे कि 20 में से 3 सेलेक्ट कर लो सर, 1 से 20 की बात हो रही है, 20 में से 3 सेलेक्ट कर लो। अब हम बात करेंगे फेवरेबल केस, तो वो कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव। कितने कंसेक्यूटिव सेट्स अवेलेबल हैं अपने पास? कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 18 19 20, तो कितने सेट अवेलेबल हुए? तुमने बोला कि 1 2 3 का एक है, फिर दूसरा क्या होगा, 2 3 4 का होगा, फिर 3 4, लिख दिया ले भाई, 18 सेट है। अब इन 18 में से हमें कोई एक सिलेक्ट करना है, यही तो करना है। टोटल में तो 3 कोई भी हो सकते हैं ना। टोटल केस क्या है कि 3 नंबर, वो क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स आर चोजन, यहीं से टोटल बनेगा पूरा एक्सपेरिमेंट, तो 20C3 हो गया। और फेवरेबल क्या हो गया, 18C1। अब करना क्या है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, खत्म। क्लियर है? डन। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स ई पावर एक्स। मैंने ये बताया था, अब तुम में से कोई पढ़ा नहीं मेरी क्लास, तो मैं कुछ कर नहीं सकता अभी फिलहाल, लेकिन मैंने बताया था कि जब ई पावर एक्स वाला केस आ जाता है, तो यहां पे एक फंडा लगता है, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला यूज होता है, मैंने बोला था कि बहुत IMU सिटी में तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इस क्वेश्चन में भी यूज होगा ही होगा। अब आप क्या लिखोगे, वो 1 माइनस साइन एक्स जो लिखा है उसको लिखो 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और यहां पे आएगा ई पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब जब आप इसके बाद इसको स्प्लिट करोगे तो 1 माइनस दिस करोगे तो आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2, 1 अपॉन दिस को माइनस, इन दोनों को करोगे तो ये 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल होगा,
और आ जाएगा cot x/2 इंटू ई पावर एक्स। अब ध्यान से देखो यहां पे माइनस साइन के साथ जो लिखा हुआ है ये है अपना एफ एक्स, और ये जो दूसरा लिखा हुआ है ये है अपना, क्योंकि इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ई पावर एक्स इंटू माइनस कॉट x/2 प्लस सी। अब बहुत लोग बोलते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री कितने नंबर की आती है, छोड़ दे, छोड़ दो। इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, साथ में डिफरेंशिएशन भी आ रहा है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि डिफरेंशिएशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, और साथ में मैंने वो भी बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हो सकता है उसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन वो एक बार सर्कल में यूज हो चुका है। स्ट्रेट लाइन सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अब ये लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी मैंने जब क्लास पढ़ाई थी उस दिन मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, और एफ डैश एक्स लिखा हुआ है ई पावर रूट एक्स। अच्छा क्वेश्चन है। बोला बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखो dy बाई डी एक्स अगर अपने को निकालना है तो हम इक्वेशन नंबर 1 से ही जाएंगे। इसी को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को, तो क्या आएगा y डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अच्छा एफ डैश एक्स क्या है, ये है। अगर मैं x की जगह पर एक्स स्क्वायर रखूंगा तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, x की जगह पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ई पावर रूट ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, ई पावर एक्स। देखो और बताओ मुझे ये क्वेश्चन किस लेवल का डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चेन रूल है और कुछ नहीं है, ये चेन रूल है, चेन रूल एंड सब्स्टिट्यूशन, दैट इज इट, और कुछ नहीं किया इसमें मैंने। देन द इक्वेशन 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 11 पाई बाई 6। भाई देखो आईटीएफ से 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इस बार भी तुमने देखा होगा, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगी। इस cos इनवर्स x को अलग कर लो, तो एक cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x मिलके क्या बनाएंगे, पाई बाई 2, और यहां पे क्या है 11 पाई बाई 6। इस पाई बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 11 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 को हम 3 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8 पाई बाई 6 विच इज व्हाट, तो cos इनवर्स x, यहां पे cos इनवर्स x याद रखना, तो cos इनवर्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 4 पाई बाई 3। ये तो आ रहा है, तो x क्या आएगा, cos 4 पाई बाई 3। 4, एक सेकेंड, ये तो इसका तो सोल्यूशन ही नहीं आना चाहिए, इसका तो सोल्यूशन ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने यहां जो लास्ट स्टेप मैंने किया ना, ये तो मैंने गलत किया। क्यों गलत किया, क्योंकि भाई cos इनवर्स x की जो रेंज है वो क्या है 0 टू पाई, cos 0 टू पाई, नॉट माइनस पाई बाई 2, cos है ये, और 4 पाई बाई 3 इसकी रेंज से बाहर है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, यहां पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। और इसीलिए देखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं तो वो डायरेक्टली सॉल्यूशन ही पूछ रहा होता। अगर मैं ये क्वेश्चन बनाता ना तो मैं तो यहां पे क्या करता, मैं करता x इक्वल टू cos 4 पाई बाई 3 और फिर उसका वैल्यू डाल देता -1/2। मैं डालता ऑप्शन में -1/2 और लोग एकदम भर भर के -1/2 करके आते टिक। क्योंकि ये मिस्टेक होना बहुत कॉमन मिस्टेक है कि जब लोग यहां तक आ जाते हैं ना तो ये देखते ही नहीं कि क्या वो उसकी रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सीधा कॉस देते हैं और खत्म कर देते हैं। जबकि ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात, तो यहां पे अपने पास नो सॉल्यूशन है। देन द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,2, जो 0,2 से नियरेस्ट होगा। हमें वो वाला पॉइंट निकालना है जो 0,2 से नियरेस्ट होगा।
देखो एक तरीका तो पता है क्या है, सीधा ऑप्शन उठा करके चेक कर लो भाई। पहले तो ये देखो कि इसके ऊपर कौन कौन सा लाई कर रहा है, क्या ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है, y की जगह 0 डालो, x की जगह पर ये डालो, लाई ही नहीं कर रहा है। ये वाला लाई कर रहा है, हाँ ये वाला लाई कर रहा है, 0,0 लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, 2,2 लाई कर रहा है, मतलब 3 पॉइंट तो लाई कर रहे हैं। अब जो 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं उनका क्या करो, ये जो 3 पॉइंट ऊपर वाला तो वैसे ही चला गया, डिस्कार्ड हो गया, 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, इनका जरा 0,2 से डिस्टेंस देख लो, कौन सा वाला 0,2 से क्लोजेस्ट है, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्योंकि अगर हम इसको मैक्स, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, नियरेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस, हम इसको मैक्सिमा मिनिमा से कर सकते हैं, हम इसको मैक्सिमा मिनिमा से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर इस कर्व पे मैं x कोऑर्डिनेट लेता हूं t, तो y कोऑर्डिनेट अपने आप क्या आ जाएगा, t²/2, ये आ गया। फिर आपको इसकी डिस्टेंस किससे निकालनी है, 0,2 से। अब आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और फिर उस पर मैक्सिमा मिनिमा लगाओगे, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो वो करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो उससे ज्यादा अच्छा क्या होगा, उससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि हम इसका इन तीनों का 0,2 से डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल लें, और जो नियरेस्ट होगा वो अपने आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ही पता लग जाएगा। क्लियर है। अच्छा तुमने ध्यान से देखा, अभी इतने क्वेश्चन करने के बाद पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शन से चेक कर लो, वरना बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि हम पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन से उनको खत्म कर रहे हैं विद इन अ मिनट। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा लेंदी, और मैं बोल रहा हूं कि इसको ऑप्शन से चेक कर लो। समझ में आ रहा है। देन a problem in mathematics is given to 3 students ABC and their chances of solving the problem are 1/2, 1/3 and 1/4. ठीक है। The probability that problem is solved is, क्या पूछ रहा है, find the probability that problem is solved, problem solve हो गया है। हाँ तो probability that प्रॉब्लम इज सॉल्व क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन, नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, कि आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कि ना ए से हुआ, ना बी से हुआ, ना सी से हुआ। और ये है क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट का केस है, तो आप क्या बोलोगे, इट विल बी व्हाट, पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी बार। क्लास में करवाया ये क्वेश्चन, सेम ऐसा क्वेश्चन क्लास में, बल्कि सारे के सारे केसेस करवाए थे इस पे, तो कि नन ऑफ देम, वन ऑफ देम, टू ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, सारे केसेस करवाए हुए इस पे। तो अब क्या हुआ, जब आप यहां पे जाओगे तो आपको पी ए पीवी पीसी दिया हुआ है, ए बार कैसे निकालोगे, सबको माइनस करके, तो ये आएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। अब सारी चीजें कट जाएंगी, बचेगा क्या, 1 माइनस 1, खत्म। समझ में आ रही है बात। देन ए दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज, ए दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए 3 टाइम्स ए होगा या ए ट्रांसपोज होगा या क्या होगा, वो आपको निकालना है। यहां पे ये निकाल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता पता है आपको, कोफैक्टर्स निकालते हैं पहले और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो आपको पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे और उसका ट्रांसपोज। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है और इसमें मुझे कोई ऐसी ट्रिक भी नहीं दिखाई पड़ रही कि हम फटाफट यूज कर दें। ये हो सकता है कि नहीं दिख रही है वो, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट ही नहीं दिखाई पड़ रहा है वहां पे वैसा। तो ये हमें थोड़ा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम पहले कोफैक्टर निकालें और ट्रांसपोज कर दें, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो ये है कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, ये भी ये टाइम टेकिंग है, 2 से 3 मिनट का टाइम ले लेगा आपका, लेकिन आपने आगे टाइम बचा रखा है तो 2 से 3 मिनट टाइम जाएगा तो कोई बुरा नहीं है। देन ए दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन आसान है,
क्योंकि यहां पे आपके पास ए दिया हुआ है, आप 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए पावर 4 करने का मतलब क्या है कि आप 3i पावर 4 कर रहे हो, तो 3 पावर 4 कितना हो जाएगा 81, और i पावर 4 तो i ही होता है, तो दिस विल बी 81i, खत्म। और अच्छा अब देखो 81i आया है यहां से, हाँ अब इसमें अगर हम या ऐसा करेंगे कि अगर हम 27 करेंगे तो दिस विल बी 27 इंटू 3i, और फिर हम a का वैल्यू डालेंगे तो दिस विल बी 27 इंटू ए। तो करेक्ट आंसर ये है 27 इंटू ए। अगर वो i लिखता तो 81 इंटू आई करेक्ट होता, तो ये भी गलत है। यस, 3 क्वेश्चन हो गए जो गलत है। हाँ इसने सही दिया आंसर, जिस बच्चे ने किया उसने सही आंसर दिया। हाँ उसने ये आंसर दिया जिसमें उन्होंने रेड कर दिया है, इस बच्चे ने सही आंसर दिया। क्या क्या, हाँ आई लिखता तो ठीक था वो। थ्री पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट देखो P Q और ये R, तो क्या दिया हुआ है 2x कॉमा एक्स प्लस 3, ये है 0 कॉमा एक्स, और ये क्या है x प्लस 3 कॉमा एक्स प्लस 6, कोलिनियर है तो भाई स्लोप सेम है। कब बोलोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, यहां पे बोलोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कोलिनियर मतलब स्लोप सेम, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो क्या हो गया, स्लोप सेम है ना। वो ये नहीं बोल रहा है इक्वल डिस्टेंस पे है, फिर तो तुम्हें बोलना होगा पी आर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, वो तो बहुत बड़ी डिस्टेंस फॉर्मूला से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी। जब भी कोलिनियर की बात करें या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दो या स्लोप करो, स्लोप बेस्ट है। कोलिनियर के लिए स्लोप बेस्ट है, कोलिनियर है ना, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, क्योंकि इससे क्या होता है बहुत आसान सी इक्वेशन बनती है। आप बोलोगे y2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर वही सेम चीज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। Then if a line makes angle pi by 3 and pi by 4 with x axis and y axis respectively, then the acute angle made by the line with the z axis, अब ये क्या होता है भाई, ये होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ है, गामा आपसे पूछ रहा है, निकाल सकते हो या नहीं, खत्म। ये 3D में है, और सबसे पहले जब हम लोग डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ते हैं उसका पार्ट है, सबसे पहला ही फॉर्मूला ही आता है। द फंक्शन एफ सच दैट 2 टू इंफिनिटी, ये दिया फंक्शन एफ सच दैट, डोमेन दे दिए 2 टू इंफिनिटी और कोडोमेन दे दिए रियल नंबर, फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 हो गया, ठीक है। वो बोल रहा है देन फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, देन फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये देखो क्या है, क्वाड्रेटिक है, और थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 कर लो इसको, तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये तो लिखा है, बोलो यार। अब वो बोल रहा है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, 2 टू इंफिनिटी से लेकर के हम r तक जा रहे हैं तो इसका रेंज क्या होगा। ध्यान से देखना, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये जो है ये 2 से ही, तो अगर इसका वर्टेक्स देखोगे विच इज माइनस बी बाई 2 है, मैंने ग्राफ में बताया था विच इज माइनस बी बाई 2 है, अगर हम ग्राफ से भी देखेंगे ना तो ये एक्चुअल में 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 डालो तो 2 माइनस 2 इज 0, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 1।
अब ग्राफ है ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, वर्टेक्स आ रहा है कहां पे 2 पे, जब हम 2 डाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1, और फिर इसके बाद यहां से ये ऊपर जा रहा है, यहां से इधर ऊपर जा रहा है। हमारे लिए इंटरेस्ट कौन सा वाला ग्राफ का है 2 से लेकर के मतलब 2 के आगे, तो बेसिकली ये ग्राफ हमारा इंटरेस्ट है। तो अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है इन्फिनिटी, तो रेंज क्या हो गई 1 to इन्फिनिटी। मैंने रेंज में बताई थी ये चीज कि ग्राफ प्लॉट करोगे फटाफट क्वेश्चन खत्म। फंक्शन में जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि रेंज के मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे खत्म हो जाते हैं बाय यूजिंग ग्राफ। इज दैट क्लियर? देन R is a relation on set A, that is 1 2 3 1 1 2 2 3 3 वहां पे है। Then R is, तो भाई देखो अब यहां पे 1 1 2 2 3 3 है, ये जो है ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये तीनों ही है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। A B C are unit vectors such that A plus B plus C is 0। ये वही वाला है जिसपे इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो बना दिया था कि आ ही गए हो तो आओ ये कर लेते हैं। यहां पे हमको क्या करना है स्क्वायर करना है, तो अब क्या आ जाएगा A का स्क्वायर 1, B का स्क्वायर 1, C का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर ले जाओ, 2 डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। -3/2 नॉट 3/2, -3/2, दिस आंसर इज -3/2। सीधा सीधा होल स्क्वायर का वन लाइनर फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ABC फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से ABC का डिस्टेंस पूछ रहा है। पानी आ गया है पूरा, वो कहां है? अरे यार वो बोल रहा है, बोला था कपिल भैया को। रख दे भाई उसको, रख दे, चेंज कर दे वहां से। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ABC फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या होगा। देखो ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये है x, ये है y, ये है z, ठीक है। ABC पॉइंट ABC यहां आ गया, मैं पूछ रहा हूं इसका डिस्टेंस वहां से क्या होगा, वहां से है तो डायगोनल, किसका डायगोनल? सोचो तुम लोग, जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं सोच करके, अगर तुमने बता दिया तो अच्छा है, नहीं बताया तो मैं बता ही दूंगा। मुझे थोड़ा ऐसे क्यों, ये है एक्स एक्सिस, ये सॉरी एक्स है, ये है वाई, ये है जेड, ये यहां से लेकर के यहां तक है ए एक्स के डायरेक्शन में, यहां से लेकर के यहां तक है बी वाई के डायरेक्शन में, यहां से लेकर के यहां तक है सी इसके डायरेक्शन में। वो पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट आ गया है A, B, C, दैट इज पॉइंट P, इसका y एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा। तो ये डायगोनल है, किसका डायगोनल है? इस वाले ट्राइंगल का, जहां पे ये 90 डिग्री बन रहा है, ये C, नीचे वाला A, हाइपोटेन्यूज हो गया एक्चुअली, ये तुम ऐसे रेक्टेंगल, तो दिस विल बी व्हाट रूट ओवर, अगर मैं ये बोलूंगा कि इसका y से कितना डिस्टेंस है तो दैट इज रूट ओवर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट, AB एंड BA बोथ एग्जिस्ट, देन देखो अगर AB और BA दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के केस में ऐसा जरूरी नहीं होता कि दोनों इक्वल हो, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कॉम्यूटेटिव का मतलब कि AB इक्वल टू BA हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बात है।
अगर ए बी इक्वल टू बी ए हुआ तो हम उसको बोलते हैं कम्यूट मैट्रिसेस। जनरली कम्यूटेटिव ये नहीं होते। तो अगर ऐसा लिखा है कि ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट देन ए बी नीड नॉट टू बी इक्वल टू बी ए। बस ये प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, कोई क्वेश्चन ही नहीं है ये। तो मैं बता रहा था ना कि कई बार प्रॉपर्टी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, वन लाइनर प्रॉपर्टी, वो इसी तरीके से पूछते हैं। और बहुत बार लोगों को लगता है कि अगर ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट करें तो दोनों इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अब देखो आईटीएफ का एक और क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/5। अब ये जो 3π/5, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/5, देखो ये एज इट इज आ जाएगा अगर, तो मतलब मैंने बताया था कि tan इनवर्स ऑफ tan x एज इट इज x आ जाता है। कब आता है? अगर वो x -π/2 से +π/2 में लाई कर रहा है। अगर नहीं लाई कर रहा होगा तो हमें क्या कराना पड़ेगा? उसको लाई कराना पड़ेगा। तो ये तो लाई नहीं कर रहा है, ये तो π/2 के आगे निकल गया है, ये तो π/2 के आगे निकल चुका है। ठीक है, अब आप इसको क्या लिखोगे? अब आप इसको लिखोगे π - 2π/5। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? लिखा हुआ है क्या? tan इनवर्स ऑफ tan 3π/5। अच्छा, कई लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि π/2 के आगे सर आपने कैसे बोल दिया कि आगे निकल गया। क्योंकि ऐसे देखोगे π/5 है ना, π/2 बनाना हो तो ऊपर क्या होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए। लेकिन अभी जो नंबर है वो 2.5 से आगे है ना, मतलब ये वैल्यू जो है ये π/2 से बड़ी है। अब हमें इसको π/2 तक लेकर के आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ, पहले तो इसको लिख दो π - 2π/5। नाउ tan π - थीटा इज व्हाट? tan π - थीटा इज व्हाट? माइनस tan थीटा। फिर tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाता तो हम उसको एज इट इज बाहर निकाल देते हैं। और फिर ये tan 2π/5 करोगे तो अब ये 2π/5, एक्चुअली π/2 कहां होना चाहिए? 2π/4 पे, बट नंबर क्या है? 2π/5 विच इज लेसर देन π/2। मतलब अब आ रहा है वहां पे, तो हम इसको बोलेंगे माइनस। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कई सारे किए थे इसी प्रॉपर्टी पे, और मैंने बोला था इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन। अगर पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन उठाओगे ना तो तुम्हें 5 साल में 3 बार तो ऐसे क्वेश्चन मिल ही गए होंगे। ये वाली जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलें आगे। देन द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए बी सी ऑन एक्स वाई प्लेन। वो बोल रहा है कि एक पॉइंट है ए बी सी, अगेन एक्स वाई जेड था, एक पॉइंट है ए बी सी, प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन। इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ए बी माइनस सी। तो ए बी और माइनस सी होना चाहिए। 4 क्वेश्चन आ गए। एक्स वाई प्लेन ही लिखा ना? हाँ ठीक है ना। हाँ, ए बी और 0 क्यों आएगा भाई? देखो 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 देखो, यहां पे फिर से वही बना रहा हूं मैं, तुम ध्यान से देखना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं एक बार वो क्यूबॉइड बना देता हूं ना तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में रहोगे। देखो, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है वाई, ये है जेड। ठीक है, अब हमने क्या किया? ए देन बी देन सी, ये वाला पॉइंट आ गया। मिरर कौन सा है? एक्स वाई प्लेन बोल रहा है वो मिरर। एक्स वाई प्लेन दिख रहा है? कौन सा वाला प्लेन? एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन, जो पीछे बना हुआ है ये वाला प्लेन, ये है एक्स वाई प्लेन। अब हम सी ये पॉइंट पी तक आने के लिए क्या है? एक्स वाई प्लेन के इधर आए ना, प्लस सी। तो जब आपको मिरर इमेज बनानी होगी तो आप मिरर इमेज कहां बनाओगे? पीछे की साइड बनाओगे ना, यानी माइनस सी पे जाओगे ना भाई। ए और बी तो ऐसे ही चलोगे, पीछे जाओगे,
तो क्या आएगा ए बी कॉमा माइनस सी। अब उसने जो करेक्ट बताया माइनस ए माइनस बी, वो तो एक्चुअल में क्या होगा, माइनस ए माइनस बी और फिर सी। वो कोई अलग ही एक्सेस की बात कर रहा है भाई। माइनस ए माइनस बी, नीचे चले गए हम लोग और फिर यहां पे आ गए सी। ना ना, ये तो प्लेन नहीं है, ये मेरे ख्याल से जेड एक्सेस के लिए होगा। अगर हम जेड एक्सेस से उसका वो निकाले ना, रिफ्लेक्शन। नहीं, वाटर इमेज कुछ नहीं है। माइनस ए इधर जाओगे, माइनस बी नीचे जाओगे, प्लस सी इधर आओगे, तो वो एक्चुअल में जेड एक्सेस के अबाउट है इसकी इमेज। जेड के अबाउट अगर हम देखेंगे, यहां पे जेड एक्सेस की बात ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर वो बोल रहा है एक्स वाई के अबाउट, तो एक्स वाई के अबाउट क्या होता है, केवल जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। प्लेन में सिंपल फंडा ये होता है कि जिस प्लेन की बात कर रहा हो वो दोनों कोऑर्डिनेट सेम रखो। जैसे एक्स वाई की बात कर रहा है ना, तो एक्स वाई सेम रहेंगे। कौन सा चेंज हो जाएगा, तीसरा वाला चेंज हो जाएगा। अगर वो वाई जेड की बात कर रहा होता तो हम वाई जेड को सेम रखते और तीसरे वाले को सेम चेंज कर देते। ये करना होता है अगर प्लेन की बात कर रहे हैं। यस, हाँ, अगर पॉइंट माइनस है माइनस बी माइनस सी पे होता तब डी ऑप्शन करेक्ट होता। फिलहाल करेक्ट नहीं है वो। प्लेन के लिए आपको क्या करना है, अगर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम रखो, जेड वाला चेंज कर दो, ये याद रखना होता है। नहीं याद रख पा रहे हो ना, डायग्राम बना लो बस एक। क्या क्या समझा नहीं। दो पॉजिटिव होगा का मतलब, हाँ हाँ, तो प्लेन तो ये वैसे भी एक्स वाई प्लेन दो एक्सिस से होकर के ही जा रहा है ना। एक सेकेंड, ये जो बोल रहा है उसकी बात कर रहे हो क्या? तो भाई माइनस है तो ये हो गया माइनस है माइनस बी प्लस सी, या माइनस सी होता तो उधर चला जाता। माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ऑक्टेंट बन रहा है ना। आप ऐसे समझो ऑक्टेंट बन रहा है ना, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, वहां पे देखो वो 3D वाला वो रखा होगा, वो उठा करके लाओ तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आ गया तुझे भी? पक्का सबको आ गया ना, क्लियर है ना? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, और बोल रहा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी 0, देन द वैल्यू ऑफ पी बी। तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, ए यूनियन बी इक्वल टू व्हाट, पी ए प्लस पी बी। दो तुम्हें दिए हुए हैं और तीसरा तुम्हें निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आ गया आंसर। क्लियर है? अब ये देखो यार, ये सब क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई जेई लेवल का क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। बस आपको पता होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पता है, फॉर्मूले पता है। मैं बार बार बोलते रहता हूं ना, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फॉर्मूले पता होनी चाहिए, उसका रीजन यही है। द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये पहली बात तो हमें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर किसी को समझ में, किसी ने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको पता होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का कोफिशिएंट जो आएगा दैट इज माइनस एक्स अपॉन, या इसको अगर आपको प्लस एक्स बनाना है तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और इधर पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक आया पी एक्स और एक आया है क्यू एक्स। तो इसमें से पी एक्स हमारे पास क्या आया है, पी एक्स आया है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और क्यू एक्स क्या आया है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? उसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ता है। वो क्या होता है? वो होता है ई पावर पी एक्स डी एक्स। तो जब आप इसको करने जाओगे तो आएगा ई पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बनेगा, तो ई पावर 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करोगे ई और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को चेंज करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आया आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर। अब जाओगे आप सॉल्यूशन पे तो ये आएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यू एक्स दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी अगर माइनस बाहर ले लेते चलो, इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस आएगा dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतने क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन था जो लेंथी क्वेश्चन है एक्चुअल में, बट ये है बुक का ही क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा तुम्हें ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, एक्चुअल लेंथी क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। लेकिन ये पूरा, पहले वो क्या करते थे, पहले वो सिर्फ इंटीग्रेशन फैक्टर पूछ लेते थे कि बताओ इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, लेकिन यहां वो पूरा सॉल्यूशन पूछ रहा, मतलब वो यहां से लेकर के पूरा एंड तक गया। और मुझे तो इसका आंसर भी गलत दिखाई पड़ रहा है, मैंने तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी ना, एक बार चेक कर लेता हूं मैं जरा। क्वेश्चन यही लिखा हुआ था, 1 था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया, ठीक है, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। वो भी करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट आएगा, वो भी ला सकते हैं आंसर, एक्चुअली सही है वो भी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का और तरीका एक हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर लो और देखो कि ये चीज आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको बहुत लेंदी लग रहा है और आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसका दूसरा तरीका क्या है कि ऑप्शन डिफरेंशिएट करो और चेक करो कि वो ऊपर वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। देन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan x माइनस एक्स, tan x माइनस एक्स, कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो सिंपल फंडा था, एफ डैश एक्स निकालो, अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स तो हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होता है ना। सेक एक्स का ग्राफ याद है, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, तो मैंने सेक स्क्वायर एक्स की रेंज बताई थी, दैट इज 1 टू इंफिनिटी। तो सेक स्क्वायर एक्स कैसा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दिस इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस इज व्हाट ऑलवेज इंक्रीजिंग, खत्म। यहां पे रेंज मैंने बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, फंक्शन में ही बताई थी। अगर आपको वो रेंज याद है, थोड़ा बहुत ग्राफ याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर ये नहीं होगा। हाँ, सेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता था ना, कॉस एक्स का उल्टा बन जाता था। तो अगर कॉस एक्स ऐसा बन रहा है तो सेक एक्स कैसा बनता था, सेक एक्स ऐसा बनता था ऊपर, और जब आप स्क्वायर करोगे तो नीचे वाला पार्ट भी कहां बनेगा, ऊपर ही बनेगा। देन द मैक्सिमम स्लोप, अब देखो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है, स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू। तो y क्या है, वो है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12। स्लोप, स्लोप कहां से आएगा, जब आप y डैश निकालोगे। हाँ, तो ये आ गया 12। अब ये बना आपका अलग फंक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, या तो ग्राफ बना लो इसका, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है। दूसरी बात, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, वर्टेक्स पे। वर्टेक्स कहां पे आता है, वर्टेक्स आता है x इक्वल टू माइनस b/2a पे। तो ये मैं क्वाड्रेटिक के थ्रू बता रहा हूं, आप मैक्सिमम मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। अभी पहले यहां देख लेते हो, माइनस b/2a क्या आ गया, 1, यानी 1 पे इसकी वैल्यू निकाल लो कि 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो डालो वहां पे 1। तो y डैश का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, जब आप 1 डालोगे तो वहां पे -3 + 6 + 12, तो कितना आ गया, 15। और ये फिर गलत किया ये फिर गलत किया हुआ है इन लोगों ने, जिसने नहीं, वो गलत कैसे कर सकता है, उसने तो आंसर 15 ही दिया है ना।
उसने तो बेचारे ने 15 ही दिया है, इन लोगों ने 9 दिया है। अब इसको दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, चलो। क्या आप क्या करोगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वाई डबल डैश। वाई डबल डैश में कितना आएगा, -6x + 6। अब आप क्या करोगे, इसको करोगे 0 क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, फिर x का वैल्यू क्या करोगे 1, यही तो सब्स्टिट्यूट करोगे। वही तो हमने यहां भी किया, हमने यहां पे वर्टेक्स डायरेक्टली निकाल दिया है, इधर उन्होंने वर्टेक्स निकालने के लिए क्या किया है, डिफरेंशिएशन का यूज किया है, बट वैल्यू तो 1 वाली ही आएगी। और मैक्सिमम स्लोप पूछ रहा है वो। अब देखो इन लोगों ने, मैं बताऊं क्या किया होगा, इन्होंने 1 उठा करके यहां डाल दिया होगा, पहले वाले में इन्होंने क्या किया, 1 का वैल्यू उठा करके यहां डाल दिया है जिसने क्वेश्चन बनाया है। तो 1 अगर आप यहां डालोगे तो 12 3 15, -6 करोगे तो 9 आ रहा है। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है स्लोप। वो बोल रहा है स्लोप कहां पे, मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, तो स्लोप निकालना है, मतलब आपको इसका वैल्यू निकालना है। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो जिसने एक क्वेश्चन बनाया उसने क्या किया, वैल्यू उठा करके गलती से यहां डाल दी है। डालनी कहां चाहिए थी, स्लोप में डालनी चाहिए थी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 5। हाँ, वरना ये बच्चा भी और नंबर लेकर के आता है, इसकी रैंक 300 आई। ये वही पेपर है 360, ये वही वाला बच्चा है जो 100 से 110 के बीच में बार बार बोलते रहता हूँ ना, और रैंक 360 के आसपास है। और 100 एग्जैक्ट 100 है 360। और ये पेपर अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट पेपर है लास्ट ईयर से, मतलब पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल में ये डिफिकल्ट पेपर है। सच बता रहा हूं मैं, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इसमें तो मुझे फिर भी काफी क्वेश्चन मिल गए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये अपने आप में देखा जाए तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। और यहां पे जो गलती बच्चे को करनी चाहिए थी वो गलती उसने करी जिसने पेपर बनाया है। जो पेपर सेट कर रहा है वही गलती कर रहा है। इनवर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू ही 0 होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। और अगर तुम्हें नहीं पता तो उसको लिख लो, क्योंकि पहले भी पूछी जा चुकी है। सेम डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। बहुत लोग बोलते हैं सर मैट्रिक्स पढ़ के जाना जरूरी है क्या, बहुत सारी डेफिनेशन है, देख लो डेफिनेशन डायरेक्टली यूज हो रही है। ये क्या होती है, 0। अब आपको इनवर्स निकालना होता है तो आप क्या बोलते हो, ए इनवर्स इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो ये है वन लाइनर क्वेश्चन। जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी पता है उसके लिए तो वन लाइनर है, क्योंकि उसको जैसे ही उसने देखा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ये लाइन आते ही साथ आपको पता लग जाना चाहिए कि डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0, एंड इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे बताओ इसमें कितना टाइम लगने वाला है। मूविंग ऑन, ए बी दो सेट दिए हैं, देन द नंबर ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। देखो ये है ए, ये है बी। अब तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, 1 1, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है, सबका अलग अलग इमेज, किसी भी दो का इमेज सेम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये ए किसी से एसोसिएट हो गया तो फिर बी उससे एसोसिएट नहीं हो सकता। ए के पास कितनी चॉइसेस हैं, 5, बी के पास, सी के पास, खत्म। फंक्शन विद पी एंड सी, फंक्शन विद पी एंड सी। और किस पे बेस्ड है, डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, 1 1 की डेफिनेशन अगर आपको पता है। बाइजेक्शन में 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्शन। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेफिनेशन पे। मैं बार बार बोलता हूं ना कि आपको क्या याद होना चाहिए, डेफिनेशन, फॉर्मूला, एप्लीकेशन। ये 3 चीजें अगर आपके दिमाग में है तो 50 में से 30 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए। अभी देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसी में ही, ठीक है। अभी इसको हम पूरे पेपर को जज करेंगे अच्छी तरीके से। बोला मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट अ पॉइंट इज,
हाँ, ये क्वेश्चन तो फिजिक्स का है, मैथ वाले सेक्शन में आ गया क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्या होगा, मोमेंट आर क्रॉस एफ होता है ना, खत्म। मोमेंट ही तो पूछ रहा है, बल्कि इसमें और कुछ भी इसने नहीं दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स एफ अबाउट अ पॉइंट। तो बेसिकली इसका आंसर देखना क्या होना चाहिए, क्योंकि अब मेरे हिसाब से तो ये चारों में से अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है तो वो ये है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये सही आ रहा है, ये तो दोनों ही गलत है। अब ये मान लो ये ऐसे कोई एक्सिस है, यहां पे कोई फोर्स लग रहा है एफ इस डायरेक्शन में, और ये है इसका आर, तो हम क्या बोलते हैं, आर क्रॉस एफ। आर कैप नहीं यूज करते, क्या करते हैं, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ आता है। अब अगर वो मोमेंट का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो बोलोगे मॉड ऑफ आर क्रॉस एफ। ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। देन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक। तो वो बोल रहा है कि बताओ ए कहां पे लाई करेगा। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ध्यान से सुनना, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, यानी कि 2x माइनस ए कैसा होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ, इक्वेलिटी अगर डिस्क्रीट पॉइंट पे है तो चलेगा, और ये तो लीनियर है ना, तो चलेगा। अब दूसरी बात वो क्या बोल रहा है कि 1 और 2, मतलब 1 रखेंगे तो भी आना चाहिए पॉजिटिव, और 2 रखेंगे तो भी आना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आप देखो 1 रखो यहां पे, तो क्या आ जाएगा, a लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो मैं बता रहा हूं, 1 के लिए भी यही होना चाहिए और 2 के लिए भी होना। जब हम 1 रखेंगे तो आएगा 2 माइनस ए लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2। और जब आप 2 रखोगे तो 4 माइनस ए क्या आएगा, तो a क्या आ गया, लेस देन। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। मैं बोल रहा हूं a 2 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है। देखना, a जो है वो 4 से छोटा है और a जो है वो 2 से छोटा है। दोनों कॉमन कंडीशन किस में आ रही है, जब a 2 से छोटा, माइनस इंफिनिटी से 2, खत्म। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन, और बस वो इंटरवल की वैल्यूज डालो और इंटरसेक्शन निकाल लो। अब देखना, पूरा पेपर सबने देख लिया है, पेपर की क्या औकात है ये पता चल चुकी है। जो सब लोग बहुत दिनों से डर रहे थे ना कि सर ऐसा पेपर आएगा वैसा पेपर आएगा, तैयारी नहीं हो पा रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैं तुम्हें इतने दिनों से एक ही रट्टा मरवा रहा हूं कि क्या होना चाहिए, फॉर्मूला, डेफिनेशन, एप्लीकेशन। ये तुम्हारे माइंड में होंगे तो एग्जाम में जाकर के तुम इनको अप्लाई कर पाओगे। ये तुम्हारे माइंड में नहीं होगा तो तुम आसान आसान क्वेश्चन भी छोड़ करके चले आओगे। अभी समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात। तुमने पूरा का पूरा मैथ का पेपर देख लिया है, और क्या तुम्हें ऐसा देख करके लग रहा है कि मैथ का बड़ा ऐसा खतरनाक सा पेपर है जो हमसे नहीं हो पाएगा?